आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैं डॉक्टर आबिद सुहेल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लाहौर कैंपस। लेक्चर सीरीज़ डेटाबेस सिस्टम्स, लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में जो कंटेंट हम कवर करेंगे वो है आपके पास फंक्शंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर्स एंड मेटाडेटा। अगर मैं लास्ट लेक्चर को रिकॉल करूं तो लास्ट लेक्चर में हमने इंप्लीमेंटेशन मॉडल्स, लेक्चर 6 और 7 में इंप्लीमेंटेशन मॉडल्स को हमने कंप्लीट किया था। और इंप्लीमेंटेशन मॉडल का मतलब ये है कि आपका जो डीबीएमएस है वो कौन से मॉडल को अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि डीबीएमएस बनाते हुए उन कंपनीज ने उसे अडॉप्ट किया और उसी टेक्नोलॉजी पे हमने अगर अपना कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाना है तो उसके कंपैटिबल हम कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये 5 मॉडल्स देखे थे, जिसमें पहला हायरार्किकल मॉडल था, दूसरा नेटवर्क था, तीसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, चौथा रिलेशनल डाटा मॉडल और पांचवा ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटा मॉडल। हायरार्किकल डाटा मॉडल में हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पर आपके पास लिंक्स बनते हैं, रूट से चिल्ड्रन से फिर आगे उसके नए सेगमेंट चिल्ड्रन और इस तरीके से। इसमें एक लिमिटेशन होती थी कि जी एक जो आपकी चाइल्ड है वो मल्टीपल पेरेंट नहीं रख सकती, मल्टीपल रूट नहीं रख सकती। इसको हल किया नेटवर्क मॉडल ने, लेकिन इन दोनों में डिफ़िकल्टी ये थी कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी टफ थी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आपके पास डेटाबेस मॉडल्स हैं, बेसिकली ये रिकॉर्ड बेस नहीं है, इसमें जो आपके पास रिकॉर्ड होते हैं वो आपके ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोर होते हैं। इस पर भी हमने बात की थी कि किस तरीके से पूरे का पूरा आपका एक डेटे का ऑब्जेक्ट बनता है और डेटे का ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से नेस्ट करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में और इसकी हम इरे बनाते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि रिलेशनल डेटाबेसेस जो हैं ये काफ़ी पॉपुलर हैं। इस कोर्स में हम सारे के सारे जो डेटाबेसेस पढ़ेंगे वो हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस होंगे, इन्हें आरडीबीएमएस भी कहते हैं, यहाँ पर एब्रीवेट करके आरडीबी लिखा हुआ है, आरडीबीएमएस भी इसको कहते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल्स पे बेस करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि आपके पास जो अपीयरेंटली आपको नज़र आ रहा होता है वो रिलेशनल मॉडल होते हैं, लेकिन पीछे जो आपके रिकॉर्ड्स हैं वो ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोर होते हैं। इस किस्म के डेटा मॉडल्स को हम ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटा मॉडल कहते हैं। अब इसके लिए हर जो डीबीएमएस बनाने वाली कंपनी है उसको ऑप्शन होती है वो किस पर्टिकुलरली डेटा मॉडल को अडॉप्ट करते हुए अपना डीबीएमएस डिज़ाइन करे। हम अब चलते हैं कि बेसिकली डीबीएमएस काम कैसे करता है। डीबीएमएस की बैकएंड पे जो है आपके पास स्टोरेज होती है। अगर मैं यहाँ पर दिखा सकूँ तो आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है आपके पास ये डेटा स्टोरेज है। डेटा स्टोरेज के ऊपर आपके पास एक मैनेजमेंट सिस्टम है और मैनेजमेंट सिस्टम आपको क्या दे रहा है, मैनेजमेंट ऑफ क्यूरीज, मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन या एप्लीकेशन प्रोग्राम क्रिएशन एंड एनी अदर सॉफ्टवेयर। अब मकसद ये है कि हर चीज़ जो डेटा से रिलेटेड है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगी आपकी डीबीएमएस से और डीबीएमएस जो है वो फिजिकल स्टोरेज से आपको फैसिलिटेट करेगा। फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस कि भाई एक जो डीबीएमएस है उसको हम डीबीएमएस क्यों कहें, उसके अंदर क्या ऐसे फंक्शनैलिटीज़ हों जो कि वो डीबीएमएस परफॉर्म करे, तो हम उसको कहें कि वो आपके पास एक प्रॉपर डीबीएमएस है, अदरवाइज हम उसे कहें कि वो प्रॉपर डीबीएमएस नहीं है। अगेन मैं बता दूं कि फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस का मतलब ये है कि जी हम लोग जिस डीबीएमएस को अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर वो ये सारे फंक्शंस जो कि स्क्रीन पे लिखे हुए हैं ये सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं करता तो हम कहेंगे कि यार ये डीबीएमएस तो है लेकिन इसके अंदर वो प्रॉपर फंक्शंस जो एक डीबीएमएस को परफॉर्म करने चाहिए वो नहीं है। हम इस पे अभी बात करते हैं आज के लेक्चर में कि एक डीबीएमएस को कैसा होना चाहिए, उसको कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए और उसमें कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। पहला काम है डेटा स्टोरेज, रिट्रीवल एंड अपडेट। मतलब डीबीएमएस इफेक्टिवली डेटा को स्टोर करे, रिट्राइव करने के लिए उसके पास इफेक्टिव मैकेनिज्म्स हों, इफेक्टिव एल्गोरिदम्स हों। अगर आपने डेटा के अंदर अपडेट्स करनी है तो फिर भी उसको इफेक्टिवली वो अपडेट करने के काबिल हो। तो ये पहला फंक्शन है डीबीएमएस का कि प्रॉपर डेटा स्टोरेज हो, एफिशिएंट रिट्रीवल हो एंड अपडेट हो। उसके बाद दूसरी चीज है यूजर कैटलॉग्स।
जो डेटा आप स्टोर करते हैं, आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे उस डेटा के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, जिसको हमने अगर फाइल सिस्टम्स में देखा था उसका स्ट्रक्चर होता है कि डेटा का कैसा है डेटा, इसको डिफाइन करते हैं उसके कैटलॉग, तो यूजर को कैटलॉग तक एक्सेस हो ताकि वो अंडरस्टैंड अगर करना चाहें कि इस डेटा के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर्ड है, उसका मेटा डेटा क्या है, उसका कैटलॉग क्या है, तो ये भी अवेलेबल होना चाहिए। ट्रांजैक्शन सपोर्ट, देखो ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, हर चीज जो डेटाबेस के अंदर हम इंसर्ट करते हैं, मतलब चीज का क्या मतलब है, डेटा है ना, हर रिकॉर्ड जो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, वो ट्रांजैक्शन है। अब आपने डेटा स्टोर करना है, रिट्राइव करना है, अपडेट करना है, वो सारे का सारा ट्रांजैक्शन है, तो इसकी सपोर्ट होनी चाहिए कि ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, नेस्टेड ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, बैच ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने ये कहा कि जी 200 स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके मार्क्स में 2 नंबर का इजाफा कर दो, तो इट मींस कि ये पूरी की पूरी एक बैच ऑफ ट्रांजैक्शंस है। सो ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि जी आप डाटा एक नहीं मल्टीपल डाटा पे ऑपरेशंस करते हैं। अगली जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और डीबीएमएस मस्ट इंश्योर दी कॉन्करेंसी कंट्रोल सर्विसेज। कॉन्करेंसी या कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन क्या होती है, देखिए ट्रांजैक्शन जो होती है, ट्रांजैक्शन वो मतलब ये है कि डेटा पे जो प्रोसेसिंग है, डेटा की इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, डेटा पे कोई भी आप काम करते हैं उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब ट्रांजैक्शन में मसला ये होता है कि आप जब डीबीएमएस एनवायरनमेंट में जाते हैं, जैसा कि हमने पहले कहा था कि ये शेयर्ड कलेक्शन है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि डीबीएमएस क्या है, एक शेयर्ड कलेक्शन है। अब शेयर्ड कलेक्शन का मतलब यह है कि मल्टीपल यूजर उसे एक्सेस करेंगे। बात समझ आती है भाई, शेयर्ड जब है तो हर बंदा उसको एक्सेस करेगा। सो इन अ केस कि व्हेन डेटा इज शेयरेबल, सो इट इज पॉसिबिलिटी दैट एट ए सेम टाइम, एट अ सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम, two users can or 2 or more user can access the same data. So कहने का मतलब ये है कि जी आपके पास एक डेटा आइटम है, एक ही वक्त में उससे अगर मल्टीपल यूजर्स या मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए क्या करें। सो ये डिटेल टॉपिक है कॉन्करेंसी कंट्रोल। सो इन अ केस के मतलब आई एक्सप्लेन यू द कॉन्करेंसी कंट्रोल, तो मैं सिंपली यही कहूंगा कि साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ या एक्सेस ऑफ सेम डाटा बाय मल्टीपल यूजर। भाई एक डाटा को मल्टीपल यूजर एक ही टाइम पे अगर एक्सेस करने के लिए जाते हैं तो हम उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे। ये डीबीएमएस प्रोवाइड करते हैं, यूजर इस पे कुछ नहीं करते। ये डीबीएमएस का फंक्शन है कि डीबीएमएस को पता होना चाहिए कि ये डेटा जो है शेयरेबल है और इतने हजार यूजर को शेयर्ड है, तो एक ही वक्त पर डिफरेंट यूजर एक ही डेटा पर मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो डेटा आपका इनकंसिस्टेंट हो सकता है। अगर कॉन्करेंसी कंट्रोल नहीं होगी तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। सो कॉन्करेंसी कंट्रोल सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डीबीएमएस। एंड द नेक्स्ट टॉप पॉइंट इज अ रिकवरी सर्विसेज। व्हाट इट मेंट बाय द रिकवरी, मतलब कोई चीज लॉस्ट हो गई, सो वन थिंग इज लॉस्ट हो गई, तो आपके पास कोई वे नहीं है कि जी उसको आप दोबारा रिकवर कर सके। डीबीएमएस के अंदर वेज होते हैं रिकवरी, कि आपका एक डाटा लॉस हो गया ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, कोई हार्डवेयर फेलियर आ गया, कोई आपका नेटवर्क फेलियर आ गया, कोई आपका और डैमेज हो गया, आग लग गई या कुछ ऐसा हो गया, तो डेटा आपका डिस्ट्रॉय हो गया। डीबीएमएस में रिकवरी सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डीबीएमएस डिफरेंट लेवल पर रिकवरी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। एक ट्रांजैक्शन लेवल पे भी रिकवरी सर्विसेज होती हैं। ट्रांजैक्शन लेवल का मतलब यह है कि इफ अ ट्रांजैक्शन इज इन द एग्जीक्यूशन प्रोसेस एंड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, at the time of execution if the transaction is stopped or transaction is incomplete, तो how that will recover, उसके लिए हमारे पास मैकेनिज्म होता है कि आप उसको रोल बैक करते हैं या आप उसको फुली रिकवर करते हैं। सो वो ट्रांजैक्शन लेवल पे। डाटा लेवल का मतलब ये है कि आपके पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा पड़ा हुआ है, उसमें कोई डैमेज आ जाता है। ट्रांजैक्शन लेवल पर डैमेज, ट्रांजैक्शन रिकवरी। पूरे डेटा लेवल पर डैमेज, पूरे डेटा की रिकवरी। रिकवरी के लिए हमारे पास डिफरेंट बैकअप्स होते हैं, थर्ड पार्टी टूल्स भी होते हैं, और आपके पास जो डीबीएमएस होते हैं वो खुद से भी कुछ यूटिलिटीज प्रोवाइड करते हैं।
हर डीबीएमएस के अंदर जो यूटिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट है रिकवरी के लिए, जिसमें कुछ बैकअप ले लेते हैं, बैकअप विद स्कीमा भी होता है, बैकअप विदाउट स्कीमा भी होता है, ठीक है। तो ये रिकवरी की सर्विसेज है। ऑथोराइजेशन सर्विसेज, ऑथोराइजेशन का क्या मतलब है कि आपने अपने सिस्टम से किस किस यूजर को अलाउ करना है कि वो वहां पर आके आपके डेटा को एक्सेस कर सके या उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। और विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट यूजर्स उसकी ऑथोराइजेशन डिफरेंट हो सकती है। सो ऑथोराइजेशन इन अ मींस कि जी कोई भी बंदा जो कि ऑथोराइज नहीं है वो आपकी डेटा को एक्सेस ना कर सके। कोई भी बंदा जो कि ऑथोराइज नहीं है वो आपके डेटा को एक्सेस ना कर सके। ये डीबीएमएस थ्रू लॉगिन, थ्रू डिफरेंट ग्रुप पॉलिसीज, थ्रू डिफरेंट एक्सेस पॉलिसीज, ग्रुप एक्सेस, यूजर एक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, वहां से वो मैनेज करती हैं। सो आपने अब डेटा को कम्युनिकेट भी कराना है, मे बी आपने नेटवर्क पे डेटा को यूज करना हो किसी दूसरे सिस्टम से, किसी दूसरे डीबीएमएस से, या किसी दूसरे आपके पास कोई और मैकेनिज्म हो सकता है जहां पर आप फाइल शेयर कर रहे हो, डेटा शेयर कर रहे हो, क्यूरी शेयर कर रहे हो, तो उसके लिए कम्युनिकेशन की सर्विसेज भी डीबीएमएस को प्रोवाइड करनी चाहिए। इंटेग्रिटी सर्विसेज, कि आपका डेटा जो है वो एक करेक्ट फॉर्मेट में स्टोर्ड हो, उसके अंदर इनकंसिस्टेंसीज ना हो, वो डेटा जो हो वो इन अ करेक्ट फॉर्मेट हो। मुझे जब भी उससे डेटा से क्यूरी करूं तो मुझे हमेशा उसका वही डेटा मिले जो उसका करेक्ट डेटा, ये ना हो कि मल्टीपल वर्जन्स मिल जाए हमें डेटा के। हम इस पे आगे एक लेक्चर्स में बात करेंगे कि जी एक डेटा के मल्टीपल वर्जन्स कैसे क्रिएट होते हैं और उसमें से करेक्ट वर्जन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर इंटेग्रिटी सर्विसेज नहीं है तो हमारे लिए क्या डिफिकल्ट है कि जी करेक्टनेस ऑफ डेटा हम कैसे इंश्योर करते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें डीबीएमएस प्रोवाइड करते हैं और मोस्टली डीबीएमएस के अंदर हैं। डेटा इंडिपेंडेंस जो मेजर आपका मतलब पॉइंट है डीबीएमएस को अडॉप्ट करने को, डेटा इंडिपेंडेंस है। सर्विसेज टू प्रमोट डेटा इंडिपेंडेंस, इसके अलावा डिफरेंट यूटिलिटी सर्विसेज हैं, वो डिपेंड करती है कि यूज़र को क्या चाहिए। कुछ एनालिटिकल सर्विसेज हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की सर्विसेज हैं, डेटा ट्रांसफॉर्म करना है आपने, होमोजीनियस करना है, मल्टी फॉर्मेट है। सो डीबीएमएस के अंदर डिफरेंट यूटिलिटीज होती हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए, ऑल दीज पॉइंट्स आर द फंक्शन ऑफ डीबीएमएस। सो आप कोई भी डीबीएमएस उठा लें, वो मोस्टली ये फंक्शंस को उन्होंने इंप्लीमेंट किए हुए होते हैं। सो इन अ केस कि जी डीबीएमएस के अंदर ये सारे के सारे फंक्शंस मस्ट हैं डिप्लॉयड हुए हुए। सो हम एक और डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास डीबीएमएस का आर्किटेक्चर है विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शंस। डीबीएमएस का आर्किटेक्चर है विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शंस। इसके अंदर हमारे पास 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर्स है जहां पर हमारे पास यूजर्स हैं, ये जहां पर प्रोग्रामर, यूजर्स और डीबी है। ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ आपके पास जो है ना वो यूजर्स हैं। और ये जो है ये वाली लेयर, ये दरमियान वाली लेयर, ये आपके पास डीबीएमएस लेयर है। डीबीएमएस लेयर का मतलब ये है कि अगर आप इस वाली डायग्राम में देखें ना, ये जो दरमियान में सेंटर में मैंने मैनेजेस द डेटाबेस लिखा हुआ है, ये डीबीएमएस, और मैंने बताया कि इस डीबीएमएस को ये फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। इस डीबीएमएस को, ये वाले डीबीएमएस को ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये उसकी वो लेयर है, वो किस तरीके से डिफरेंट यूजर से कनेक्ट करता है, कौन सा यूजर किस कंपोनेंट से कनेक्ट करता है। और तीसरे नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जो भी डीबीएमएस है, डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर, और हर सॉफ्टवेयर जो है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्ट चाहिए होती है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही जाके फाइल मैनेज करता है। सो फाइल मैनेजमेंट का काम, एक्सेस, फाइल को एक्सेस देना और सिस्टम की बफर करना, ये सारी चीज़ें ये जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। और फाइनली स्टोरेज का काम है। कुछ डीबीएमएस ऐसे भी हैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि जी हम मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़ें ओरेकल की या टेराडाटा की, दे आर क्लेमिंग कि जी हम जो विंडो का फाइल सिस्टम होता है हम वो यूज़ नहीं करते, हम अपनी एक फ़ाइल बनाते हैं टू मेक योर डेटा मोर सिक्योर। और इट डिपेंड्स ऑन कि जी जो आप डीबीएमएस यूज़ कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल मैनेजमेंट रूटीन यूज़ करते हैं या वो खुद से
उसको मॉडिफाई या कोई मॉडर्न मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यूज़र्स हमारे पास इस आर्किटेक्चर में हमें 3 यूज़र्स नज़र आ रहे हैं, एक प्रोग्रामर है, दूसरा क्यूरी यूज़र्स है और तीसरा डीबी है। डीबी स्टैंड्स फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा रोल होता है, ऐसा फंक्शन होता है जो कि आपकी डेटाबेस का स्कीमा डिफाइन करता है, स्कीमा को डिज़ाइन करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है और उसकी मेंटेनेंस करता है। ठीक है, डीबीएमएस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम है? उसने डेटाबेस का स्कीमा बनाना है, स्कीमा डिज़ाइन करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको मेंटेन करना है। और यूज़र जो है वो सिंपल क्यूरी करता है, उसको कोई डाटा चाहिए, कोई रिपोर्ट निकालने के लिए, या वो इंसर्ट करेगा कुछ डाटा या कोई अपडेट करेगा। और प्रोग्रामर क्या है, वो फैसिलिटेट करेगा यूज़र को, कोई एक एप्लीकेशन बना के उसको देगा। सो आपके पास डीबीएमएस के 3 फंक्शंस ऊपर नज़र आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेसर्स लिखा हुआ है। एक डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस प्रोसेसर, डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज प्रोसेसर और क्यूरी प्रोसेसर। अगर यूज़र कोई भी क्यूरी करता है, या वो एप्लीकेशन के थ्रू करेगा या डायरेक्ट क्यूरी करेगा, तो वो या क्यूरी प्रोसेसर से कनेक्ट करेगा या वो डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस प्रोसेसर से कनेक्ट करेगा। और ये दोनों आपस में तकरीबन एक ही लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, इसलिए दोनों में ये एरो है। जो डीडीएल प्रोसेसर है ये डायरेक्टली डाटा डिक्शनरी में जाता है और डाटा डिक्शनरी मेंटेन करता है। क्यूरी प्रोसेसर को डाटा डिक्शनरी चाहिए कोई भी क्यूरी को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि सेमेंटिक्स ऑफ क्यूरी विद रिस्पेक्ट टू डेटा वेरीफाई होते हैं हमेशा डिक्शनरी मैनेजर से। सो उसके बाद ये डेटाबेस मैनेजर है, ये वाला, ये मेजर कंपोनेंट है इसका। चाहे वो डीएमएल हो, वो प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड हो, उससे होगा वो डेटाबेस मैनेजर के पास आता है। अब डेटाबेस मैनेजर का काम ये है कि उसने कॉन्करेंसी कंट्रोल भी देनी है, उसने एक्सेस पॉलिसीज़ भी देनी है, उसने रिकवरी मैनेजमेंट भी देनी है। सो ये सारे के सारे काम डेटाबेस मैनेजर के हैं। अगर मैं आर्किटेक्चर दिखाऊं आपको डेटाबेस मैनेजर का, तो ये आपके पास डेटाबेस मैनेजर का आर्किटेक्चर है। मतलब इसके अंदर मैंने ब्लॉक डायग्राम में ये एक रोल बताया हुआ है कि एक जो डेटाबेस मैनेजर है वो किस तरीके से काम करेगा। ये आपके पास डेटाबेस मैनेजर, आपने पिछली स्लाइड में देखा ये वाला, ये हो गया डेटाबेस मैनेजर। और ये डेटाबेस मैनेजर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा हम वो देख रहे हैं। आर्किटेक्चर है डेटाबेस मैनेजर का। डेटाबेस मैनेजर जो है वो आपका कनेक्ट होता है किससे? ऑथोराइजेशन कंट्रोल से। सबसे पहले उसने ये चेक करना है कि ये जो क्यूरी आई है किस यूज़र से आई है और क्या ये यूज़र ऑथोराइज है टू एक्सेस द डाटा। अगर वो ऑथोराइज है तो फिर ठीक है, अदरवाइज उसको प्रोसेस नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट जाएगा कमांड प्रोसेसर के पास। कमांड प्रोसेसर के पास क्यूरी जाएगी। क्यूरी एक रिक्वेस्ट होती है, एक कोड होता है कि जी उसे ये डेटा चाहिए। वो साथ ही उसके साथ इंटेग्रिटी चेकर लगा होता है कि अगर वो इंजर्शन की क्यूरी है तो ये इंजर्शन की क्यूरी क्या डाटा को जो है ना वो इनकंसिस्टेंट तो नहीं कर देगी। तो इंटेग्रिटी चेकर ये करेगा, चेक करेगा कि इसकी इंटेग्रिटी तो इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने से वायलेट नहीं हो जाएगी। अगर वो वायलेट होगी तो इस क्यूरी को यहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देगा। आगे वो जाएगा क्यूरी ऑप्टिमाइजर के पास। क्यूरी ऑप्टिमाइजर क्या करता है? देखो, हर क्यूरी जो है जब आप एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो उसकी एक कॉस्ट होती है। कॉस्ट का मतलब ये है कि ये क्यूरी कितने प्रोसेसिंग साइकिल लेगी, एग्जीक्यूट होने के लिए कितने प्रोसेसिंग साइकिल लेगी। प्रोसेसिंग साइकिल का मतलब ये है कि जी वो कितना टाइम कंज्यूम करेगी, कितनी देर में क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, कितने रिसोर्सेज यूज करेगी। अब बाज़ औक़ात क्यूरी की सिंटैक्स में कोई मसला होता है जिसकी वजह से क्यूरी ज़्यादा टाइम लेती है। बाज़ औक़ात डेटा की जो मैनेजमेंट होती है उसके अंदर उस क्यूरी की वजह से रिस्पांस उसका लेट हो सकता है, तो उसके लिए कुछ ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होते हैं। इस पे कुछ यूज़र लेवल पे भी क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन है, वो हम बाद में कभी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम क्यूरी ऑप्टिमाइज़र है, यहाँ पर यूज़र की एक्सेस नहीं है। तो सिस्टम खुद से क्यूरी को ऑप्टिमाइज़ करेगा और क्यूरी को ऑप्टिमाइज़ करने के बाद वो कमांड प्रोसेसर से कनेक्टेड होगा और कमांड प्रोसेसर को बताएगा इट्स क्यूरी इज ऑप्टिमाइज्ड। अब जो है इसको स्केजुलर और ट्रांजैक्शन मैनेजर, ये जो स्केजुलर और ये जो ट्रांजैक्शन मैनेजर है ये साइमल्टेनियसली तकरीबन काम कर रहे होते हैं। स्केजुलर और ट्रांजैक्शन मैनेजर का ये काम है कि जो ट्रांजैक्शन आ रही है उसको अब उसने देखना है कि जी इसका सीक्वेंस क्या होगा, किस सीक्वेंस में ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी। इन अ सेंस कि जी कोई और अगर यूज़र उस डेटा को पहले यूज़ कर रहा है तो उसकी कॉन्करेंसी मैंने कैसे मेंटेन करनी है। तो ये सारे के सारे काम ट्रांजैक्शन मैनेजर और स्केजुलर। सो कॉन्करेंसी मैनेजमेंट जो है वो स्केजुलिंग से होती है। स्केजुलिंग में डिफरेंट लॉकिंग मैकेनिज्म यूज़ होते हैं
शायद इस कोर्स के आखिरी जो लेक्चर होंगे 26 या 27 लेक्चर जो होंगे, जो लास्ट लेक्चर होंगे, उसके अंदर मैं बात करूंगा कि जी ये जो लॉकिंग मैकेनिज्म है ये क्या होते हैं, स्केजुलर कैसे काम करते हैं, कंकरेंसी कैसे अचीव करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, कुछ हम उसके एल्गोरिथम्स वगैरह पढ़ेंगे। अभी सिंपली आपको ये बता दूं कि जो क्यूरी आएगी वो क्यूरी ट्रांजैक्शन मैनेजर और स्केजुलर देख के उसकी कॉन्करेंसी, उसकी कॉन्करेंसी, उसकी स्केजुलिंग, ये सारी की सारी मेंटेन करेगा। जब वो ये देखेगा कि ये क्यूरी जो है अब एग्जीक्यूट हो सकती है, तो फिर वो उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म ढूंढेगा कि जी इन अ सेंस कि जी अगर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एट दैट ट्रांजैक्शन, अब ये ट्रांजैक्शन लेवल पे रिकवरी मैनेजर है। ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि जी मैंने कहा कि जी क्लास के 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों के मिड टर्म के मार्क्स में 2 नंबर का इजाफा कर दो। अब 90 बच्चों के मार्क्स में इजाफा हो गया, 10 के बच्चों के भी मार्क्स में इजाफा नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि अभी वो क्यूरी इनकम्प्लीट है, वो ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है। वो ट्रांजैक्शन उस वक्त कंप्लीट होगी जिस वक्त 100 बच्चों के सबके मार्क्स में 2 नंबर का इजाफा हो जाएगा। सो रिकवरी मैनेजर क्या करता है, ये देखता है कि अगर वो क्यूरीज की सारी जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है तो इट्स ओके, उसको फिर बफर मैनेजर के पास भेजेगा और फाइनली वो फिजिकल डेटाबेस में जाके कमिट के बाद वो डेटा स्टोर हो जाएगा। अगर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जैसे ये मैं बता रहा हूँ कि 90 यूजर्स का हो गया, उसके बाद उस ट्रांजेक्शन में कहीं पर कोई एरर आ गया, कहीं पर कोई स्टॉप हो गई, किसी वजह से 90 यूजर्स का डेटा अपडेट हो रहा था, हो गया और 10 का नहीं अपडेट हुआ, तो उसके बाद ये रिकवरी मैनेजर काम करेगा। अब इस रिकवरी मैनेजर के अंदर डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। कुछ पॉलिसीज होती हैं रोल बैक, भाई किसी को ना दो, या उसकी उस स्टेट को जो है वो सेव कर लो और नेक्स्ट जितने भी यूजर्स हैं या उसके क्यूरी का जो बैकअप है वो पड़ा हुआ होता है, वो देख के वहां से उसको दोबारा सारी क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरीके से डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट डीबीएमएस कि वो कौन सी पॉलिसीज ट्रांजैक्शन रिकवरी मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे का सारा जो था आपके पास एक स्ट्रक्चर था। अगर हम इस तरीके से देखें, क्यूरी ट्रांजैक्शन से उसके जर्नल्स बनते हैं, जर्नल से बफर, और बफर्स जो है मतलब ये फिजिकली जाके डीबीएमएस से जाके कनेक्टेड, सॉरी आपके फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम से जाके कनेक्ट होते हैं और फिजिकल स्टोरेज पे जाके आपका स्टोर हो जाता है। ये आपके पास सारे का सारी जो डिस्कशन थी ये हमारे पास इस चीज़ की थी कि एक जो डीबीएमएस है उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं और किस किस लेयर पे होते हैं, और जो डेटा बेस मैनेजर है जिसको हम कह रहे थे कि जो मेन इसका कंपोनेंट है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हों। इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूड करूं इसको तो मैं कहूँगा कि जी ये सारे के सारे फंक्शंस एक डीबीएमएस को ज़रूर परफॉर्म करने चाहिए। कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो डीबीएमएस के अंदर एम्बेडेड होते हैं, कुछ वो थ्रू यूटिलिटीज, कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के थ्रू यूजर को फैसिलिटेट करते हैं। सो डीबीएमएस इज अ combination of all these functions. So DBMS is a combination of software that can perform all these functions. So this is all about the DBMS and their functions. अब हम बात करते हैं डेटा डिक्शनरी की। बात हो रही थी आज के लेक्चर में कि डेटा डिक्शनरी क्या है। डेटा डिक्शनरी मेटा डेटा, मेटा डेटा की एक डेफिनेशन है, मेटा डेटा इज अ डेटा अबाउट डेटा, सो इट डिस्क्राइब्स द डेटा। मेटा डेटा इज अ वैल्यू दैट लीड्स अस द एक्चुअल डेटा। सो व्हाट इज द एक्चुअल डेटा? व्हाट इज द एक्चुअल डेटा? दिस इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द मेटा डेटा। सो मेटा डेटा इज अ वैल्यू, मेटा डेटा इज आल्सो अ वैल्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। मेटा डेटा इज अ वैल्यू दैट लीड्स अस टू द एक्चुअल डेटा, सो इट्स लीडिंग अस टू द एक्चुअल डेटा। सो हियर इज अ डायग्राम, ये DBMS है। Select static from tables, so this is connected to the database dictionary metadata. So query is connected to the DBMS metadata. जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि जब यूजर क्यूरी करता है, चाहे वो DDL है, DML क्यूरी है, that query is connected to the dictionary manager. So dictionary manager or the data dictionary is also the repository, एक फाइल है, वो फिर इसको आइडेंटिफाई करती है, that leads to the actual data. So types of metadata, आपके पास 4 टाइप्स के मेटाडेटा होते हैं। मतलब उसी मेटाडेटा को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। टेक्निकल मेटाडेटा, बिजनेस मेटाडेटा, ऑपरेशनल मेटाडेटा एंड डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा। टेक्निकल मेटाडेटा, this type of metadata defines database system name, database system names, table names, table size, data type, values and attributes.
Further, the technical metadata also includes some constraints such as foreign key, primary key, and टेक्निकल मेटाडेटा के अंदर आपके पास टेबल्स, डेटाबेस का नाम, उसकी डेटा टाइप्स और ये सारी की सारी चीजें आपके पास सेव है. बिजनेस मेटाडेटा, इट कंसिस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ डेटा, changing policies, business rule, regulations and other business detail. This type of metadata is related to a particular business. कि एक business की क्या policies हैं, business के rules क्या हैं. For instance मैं ये कहूँ कि कॉमसेट्स के अंदर एक जो स्टूडेंट है एक सेमेस्टर में 6 से ज़्यादा कोर्सेज में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता. मतलब अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में 21 क्रेडिट आवर बनते हैं, उससे ज़्यादा रजिस्टर्ड है. ये एक बिजनेस रूल है. तो इसका जो मेटाडेटा होगा, इसका इन्फॉर्मेशन ये स्पेसिफिक होगा कॉमसेट्स के लिए. एक बच्चा है वो 50 पे कॉन्सेप्ट्स के अंदर फेल हो जाता है, तो ये बिजनेस रूल है, ये मेटाडेटा इसका होगा कि जिसकी इन्फॉर्मेशन होगी कि जब उसके मार्क्स 50 से कम होंगे तो वो फेल कंसीडर होगा. ऑपरेशनल मेटाडेटा, इट कंसिस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ डेटा, चेंजिंग पॉलिसीज, बिजनेस रूल, रेगुलेशन एंड अदर बिजनेस डिटेल. ऑपरेशनल मेटाडेटा, this type includes information which is currently under the operation beside. It represents the data that is used by executive level managers to perform any tasks. Also, this sort of metadata is often procured, archived, or activated and may even be migrated. So, operational metadata आपको यूज़ करते हैं उस वक्त जिस वक्त आपने उस डेटा को माइग्रेट करना है, उसकी किसी दूसरे सिस्टम में जाके आपने उसको शिफ्ट करना है. लास्ट टाइप है हमारे पास मेटाडेटा की डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा. डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा डिस्क्राइब एनी फाइल, फोल्डर, बुक, इमेज और वीडियो. It may include details of data such as title, author, date, size, author name, published on, and similarly others. So हमने देखा ये कि जो मेटाडेटा है, मेटाडेटा बेसिकली इंफॉर्मेशन जो रख रहा है वो है अबाउट दी डेटा. और उसमें हमने डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा को जब देखा, हमने टेक्निकल मेटाडेटा को देखा, हमने बिजनेस मेटाडेटा को देखा, ऑपरेशनल मेटाडेटा को देखा, हमने डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा को देखा. जो टेक्निकल मेटाडेटा है उसी की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत हमें टेक्निकल मेटाडेटा की होती है. टेक्निकल मेटाडेटा हमारा मोस्टली यूज़ होता है जिसमें हमारे पास नेम्स ऑफ टेबल्स, डेटाबेस के नेम, कॉन्स्टेंट, टाइप, साइज, ये सारी चीज़ें देखते हैं. बाकी बिजनेस मेटाडेटा का मैंने बताया कि ये बिजनेस रूल्स को देखता है. ऑपरेशनल मेटाडेटा जो है उसकी शिफ्टिंग, उसकी माइग्रेशंस और अगर उस पर कोई हाई मैनेजमेंट को ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती है तो उस चीज़ को जो है आपका ऑपरेशनल मेटाडेटा देखता है. और जो डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा है, डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा जो है वो आपके पास फाइल, फोल्डर, इमेज, वीडियो होते हैं, उनकी आपके पास डिस्क्रिप्शंस और इसके अलावा द डिटेल्स ऑफ टाइटल, ऑथर, डेटा, डेट, साइज, ऑथर नेम, पब्लिश्ड ऑन एंड सिमिलरली अदर. ये उसकी डिस्क्रिप्शंस अगर कोई डेटा के साथ उसकी ऐड है तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन को सेव करते हैं. लेकिन मेनली जो है हमारे पास ये डेटा जो है, ये वाला डेटा अगर आप देखें, ये टेक्निकल मेटाडेटा. टेक्निकल मेटाडेटा मेनली हमारे पास फील्ड में यूज़ होता है. मैं एक एग्जांपल से आपको इसको समझाऊंगा. ये हमारे पास एक एग्जांपल है. इस एग्जांपल के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास नज़र ये आ रहा है कि एक जगह पर हमारे पास डेटा है और साथ ही उसका मेटाडेटा है. ये हमारे पास एक डेटा है, ये इस टेबल के अंदर, और इस टेबल के अंदर हमारे पास है मेटाडेटा. देखिए पहला जो आपके पास कॉलम आ रहा है एम्प्लॉय आईडी का, दूसरा नेम का, तीसरा लास्ट नेम का, तीसरा NIN का, डिपार्टमेंट का. यहां से आपको डेटा तो नजर आ रहा है लेकिन ये नहीं नजर आ रहा है कि जी एम्प्लॉय आईडी के अंदर किस टाइप का डेटा है. अब अगर आप देखें तो यहां पर ये उसका मेटाडेटा है. कॉलम नेम आपके पास एम्प्लॉय आईडी है, उसकी टाइप इंटीजर है और ये डिस्क्रिप्शन ये है कि प्राइमरी की ऑफ टेबल है. ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है. इसमें इसका कॉन्स्टेंट भी आपका ऐड हो सकता है. यहाँ पर मे बी अगर वो प्राइमरी की होता तो साथ उसको कॉन्स्टेंट भी ऐड होता. प्राइमरी की है, फर्स्ट नेम है, n-var है, लेंथ 50 है, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, n-var है, एम्प्लॉय लास्ट नेम है, NIN है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर. अब NIN आपको समझ नहीं आ रहा था. डिस्क्रिप्शन
जो कि जैसे मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा आपने दिया हुआ, उसके साथ डिस्क्रिप्शन आपने दी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर जो ये डेटा आ रहा है, इस डेटा का जो फील्ड है, इस फील्ड का क्या मतलब है। NIN का मतलब ये है कि इस फील्ड का मतलब है नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पोजीशन N वार्चार है, करंट पोजीशन टाइटल फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट रेफरेंस नंबर, डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय जो है ये डिपार्टमेंट का एक टेबल होगा, उस डिपार्टमेंट के टेबल से उसको रेफर करेंगे। जेंडर है एक उसमें करैक्टर में सेव हो रही है, M का मतलब मेल है, फीमेल का मतलब F का मतलब फीमेल है, और नल का मतलब है अननोन के जो उसकी जेंडर में अननोन है। एम्प्लॉय स्टार्ट डेट, डेट है स्टार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय कब आया, डेट एंड के किस दिन वो रिजाइन कर गया, अगर उसकी नल वैल्यू है तो इट मीन्स कि एम्प्लॉय अभी काम कर रहा है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी जहां पर हमारे पास डेटा था, और डेटा के बाद हमने उसका साथ ही साथ उसका मेटा डेटा मेंटेन किया। और ये जो आपके पास सिस्टम्स हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें की है हमारे पास मेटा डेटा। सो मेटा डेटा अगर आपके पास होता है तो आपको डेटा को समझ आ जाता है, आप एक्चुअल डेटा को ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनल मॉडल इन डेप्थ। ठीक है, अगर आज के लेक्चर को मैं समराइज करूं तो मैं कहूँगा कि आज के लेक्चर में मेजरली हमने दो टॉपिक्स कवर किए। पहला टॉपिक ये था कि एक DBMS के फंक्शंस कौन से होते हैं और DBMS उन फंक्शंस को किस तरीके से अचीव करता है, किस लेयर्स में, हमने इस पर डिटेल में बात की। और दूसरे नंबर पे हमने छोटा सा टॉपिक था मेटा डेटा, हमने मेटा डेटा को कवर किया। मेटा डेटा के बारे में हमने ये कहा, ये मेटा डेटा है, मेटा डेटा इज अ वैल्यू दैट लीड्स अस टू द एक्चुअल डेटा। सो 4 टाइप्स के मेटा डेटा होते हैं, टेक्निकल मेटा डेटा, बिजनेस मेटा डेटा, ऑपरेशनल मेटा डेटा और डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा। और फिर हमने देखा कि जी मेटा डेटा का मतलब क्या है, हमने एक स्लाइड में देखा कि मेटा डेटा का मतलब क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा रिलेशनल डेटा मॉडल। थैंक यू बच्चों, अल्लाह।